दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्क के ऊपर। वर्क की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इसको हम लिखेंगे कैसे? W इज इक्वल टू F डॉट डी। W फॉर वर्क, फॉर F फोर्स एंड D डिस्प्लेसमेंट। और ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू F D कॉज ऑफ थीटा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सो क्योंकि अगर आप इसके फार्मूले को देखें, सो W इज इक्वल टू F डॉट डी। वर्क का यूनिट होता है जूल, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। और अगर आप जूल के यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस इक्वेशन में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मास का यूनिट है किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको अगर आप जूल्स वाली इक्वेशन में पुट करें सो हम ये लिख सकते हैं कि 1 J इज इक्वल टू, न्यूटन की जगह आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मीटर is as it is. So we can write that 1 J is equal to kilogram meter square per second square. So अगर हम ये कहते हैं कि एक बॉडी 1 जूल ऑफ वर्क कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को समझने के लिए हमें 1 जूल को डिफाइन करना पड़ेगा। और 1 जूल की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। अगर आप इस फार्मूले को देखें जो कि वर्क का फार्मूला है, W इज इक्वल टू F डॉट डी। सो यहाँ W जो वर्क है उसका यूनिट होता है जूल एंड फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। सो हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा अगर 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट करे किसी भी बॉडी के ऊपर और उससे 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो। So now we can define 1 joule, that work will be 1 joule if 1 Newton force act on a body and it displaces a distance of 1 meter in the direction of force. अब हम वर्क के कुछ केसेस देखते हैं। सबसे पहले हम वो केस देखेंगे जिन केसेस में वर्क जीरो हो सकता है। और उसमें पहला केस है व्हेन फोर्स इज जीरो। यानी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो उसका वर्क डन क्या होगा? So we know that the work formula is W is equal to F dot D. Now force is zero, so we put F is equal to zero. So we have W is equal to zero multiplied by D. So which is W is equal to zero. That's mean no work will be done when force is zero. Now case two, when displacement is zero. So again, the work formula is W is equal to F dot D. Now displacement is zero, so we have W is equal to F multiplied by zero, which is W is equal to zero. That's mean again no work will be done when displacement is zero. So ये दो केसेस जो अभी तक हमने देखे हैं जिसमें वर्क जीरो हो सकता है। पहला केस है व्हेन फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड द सेकंड केस इज व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। एक और केस है जिसमें वर्क जीरो हो सकता है और होता है, and that case is when force and displacement are perpendicular to each other. So now we have a formula W is equal to FD cos of theta, and the force and displacement are perpendicular to each other. That's mean the angle between force and displacement is 90 degree. So now we put theta is equal to 90 degree and W is equal to FD cos of 90, and cos 90 equal to 0, so W is equal to 0. That's mean again no work will be done. So ये तीन केसेस हैं जिसमें वर्क जीरो होता है। पहला केस जब फोर्स जीरो हो, दूसरा केस जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, और तीसरा केस है कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। नाउ केस 4, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। So again, W is equal to F d cos of theta. Now, force and displacement are parallel to each other. Then it's mean that the angle between force and displacement are 0 degree. That's mean that the direction of force and displacement is same. So we put theta is equal to 0 degree, and we have W is equal to F d cos of 0. Cos 0 is equal to 1. So we have W is equal to F d. That's mean the work is maximum and positive. So now we have case 5. And in case 5, when force and displacement are anti-parallel to each other, that's mean that the direction of force and displacement are opposite. So we have the work formula W is equal to F d cos of theta. The force and displacement are anti-parallel. That means that the angle between force and displacement is 180 degree. So we put theta is equal to 180. So we have W is equal to F d cos of 180 degree. And cos of 180 degree is equal to -1. So we have W is equal to minus FD. And what does it mean? It means that work is maximum but negative. Now we see the graphical representation of work, and we have a force displacement graph. Now remember that the work done is equal to area under the force displacement graph. हम किसी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ में दो डिफरेंट टाइप्स की शेप्स बन रही हैं। पहली जो शेप हमारे सामने है वो है रेक्टेंगुलर शेप, और जो दूसरी शेप है वो है ट्रायंगुलर शेप। सो मुझे इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसको मैं A1 कह देता हूँ, और जो ट्रायंगुलर शेप है उसको हम A2 कह देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया 1 की, यानी जो रेक्टेंगुलर शेप है उसका एरिया निकालते हैं। सो जो एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वी हैव फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और अगर आप ग्राफ को देखें तो फोर्स की वैल्यू है 100 एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 20। सो वी हैव 100 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल टू 2000। अब हम एरिया 2 फाइंड आउट करते हैं, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। So we can write that 1/2 multiply by force multiply by displacement. Again जो force की वैल्यू है वो 100 है, और जो displacement है उसकी वैल्यू 10 है, क्योंकि जो A2 है वो 20 से स्टार्ट हो रहा है और 30 तक जा रहा है। So 30 minus 20 is 10. So now we have A2 is 500. तो जैसे कि मैंने ऊपर बयान किया, so the work done is equal to area under the force displacement graph. अब हम इन दोनों एरियाज को प्लस करते हैं। सो द टोटल एरिया इज A1 plus A2 which is equal to 2500 joules. So the work done for this graph is 2500 joules.